हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग देखते हैं एक नया टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। पिछले वीडियो में हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में देखे थे और जो स्टूडेंट नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे है कि उस कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखना है ना। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। यहाँ पे दो चार्ज लिया गया है Q1 और Q2, चूंकि दोनों लाइक नेचर का है इसलिए फोर्स ऑफ कैसा लग रहा है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है। ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, इसको इधर रिपेल कर रहा है। दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। तो आप देख सकते हो ये है चार्ज 2 पर फोर्स किसी कारण 1 के कारण, और ये है चार्ज 1 पे फोर्स किसी कारण 2 के कारण। अब ये जो डिस्टेंस है वो 1 से 2 की ओर लेंगे तो R12 लेंगे क्योंकि डायरेक्शन है, और इसका अपोजिट डायरेक्शन होगा R21 होगा। तो आइए हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे आता है। तो अब यहाँ से देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग को क्या होगा कि इस दोनों चार्ज एक दूसरे पे कूलम्ब के नियम के अनुसार फोर्स लगाएगा। तो क्या लगाएगा फोर्स, तो कूलम्ब फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज गिवन बाई, ठीक है। तो Q1 पे कौन सा फोर्स लगेगा, तो Q1 पे देखिए आप F12 फोर्स लग रहा है, और ये F12 फोर्स कितना होगा, तो आपको पता है कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से 1/4πε0 Q1 Q2 बटा, अब देखिए जो R लेंगे हम लोग वो कौन सा लेंगे, तो ये 1 पे लग रहा है, किसी का लग रहा है 2 पे, तो 2 से 1 तक का लेंगे। तो इसके लिए हम लोग को R21 लेना होगा। क्या लेना होगा, R21। ये डिस्टेंस है, लेकिन इसका तो मैग्नीट्यूड लेना है, तो मॉड लगा देंगे तो मैग्नीट्यूड हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि ये यहाँ पे वेक्टर लिए है तो ये तो मैग्नीट्यूड हुआ पूरा, तो डायरेक्शन भी लेना होगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, तो किस डायरेक्शन में लगा है, R21 के डायरेक्शन में लगा है, तो R21 का एक यूनिट वेक्टर भी इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। सिमिलरली अगर हम लोग निकालना चाहे कूलम्ब्स फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1 एज गिवन बाई, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा F21। देखो आप 2 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, F21 लग रहा है, तो F21 का वैल्यू क्या होगा, 1/4πε0 होगा, और Q1 Q2। अब देखो 2 पे लग रहा है फोर्स, तो किधर से 1 से 2 की ओर लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, R12 लेंगे। तो R12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अब ये पूरा मैग्नीट्यूड है, चूंकि यह फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में दिखाया जा रहा है, तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर भी इसका इसी डायरेक्शन में, यानी कि R12 के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर R12 होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारा हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ देखो, यहाँ पे है एक सिचुएशन है, और वो देखो आप R12 का डायरेक्शन और R21 दोनों का लेंथ सेम है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। तो हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारा R12 है, ठीक है, R21 है, वो हमारा R12 का निगेटिव हो सकता है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये आप लोग देख लीजिए, तीसरा इक्वेशन हमको मिल गया, है ना। तो अब ये क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को हम लोग पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे इक्वेशन 3 को फर्स्ट में पुट करेंगे, तो देखो F12 है फर्स्ट, क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा, अब देखो ये R21 की जगह पे क्या आएगा, -R12 आएगा, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो क्या चीज हो जाएगा, ये भी प्लस ही हो जाएगा, और इनटू -R12 का कैप, ठीक है। देखो ना R21 की जगह पे क्या आ जाएगा, -R12 आएगा। यहाँ माइनस क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ मॉड लगा हुआ है, तो मॉड में माइनस भी क्या हो जाता है, प्लस। अब ये माइनस साइन इधर हो जाएगा, तो F12 -1/4πε0 Q1 Q2 बटा R12 इंटू R12। अब आप देखो ये जो है हिस्सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा देखो आप, ये हमारा F21 नहीं है, 1/4πε0 Q1 Q2 R12 का स्क्वायर R12 का, तो इसके जगह पे हम लोग F12
बराबर माइनस, और ये पूरे की जगह F21 लिख सकते हैं। तो आपने क्या देखा, आपने ये देख लिया कि ये अपोजिट है, फोर्स जो भी लग रहा है ये इक्वल मैग्नीट्यूड का है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये हम लोग को यहाँ से क्लियर हो गया कि अब इसको बदले हम लोग एक ये चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ जगह नहीं तो इधर लिख देता हूँ मैं, आप लोग देख लीजिए। 10 द फोर्सेस exerted by two point charge on each other are equal in magnitude but opposite in direction। तो आपने क्या देखा कि जो वो फोर्सेस लग रहे होते हैं 2 पॉइंट चार्ज के कारण, वो वेक्टर फॉर्म में हमको लेने के बाद ये पता चला कि भले ही तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होता है वह एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो ये कैसे पता चला, जब उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें। वेक्टर फॉर्म में तो डायरेक्शन होता है ना, ठीक है। अब इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो वेक्टर फॉर्म को, अगर इसको एक्सटेंडेड में लिखना चाहते हो तो एक्सटेंडेड वेक्टर फॉर्म भी हमारा है। तो आइए देखते हैं हम लोग एक्सटेंडेड वेक्टर फॉर्म क्या है, ठीक है। तो एक्सटेंडेड वेक्टर फॉर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक बार इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर के हिसाब से हम लोग देखेंगे, इसको पोजीशन वेक्टर के हिसाब से। तो आप देखो एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट ले लिया गया है, एक फिर यहाँ पे Q1 चार्ज है ये, और ये हमारा Q2 चार्ज है, 2 चार्जेज है। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। इसमें एक केस हम लोग ले रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है कि हम लोग सिर्फ F12 कैलकुलेट करेंगे, F12 यानी कि 1 पे फोर्स लगा है 2 के कारण, यानी कि R21 हम लोग देखेंगे, R21 के हिसाब से जो फोर्स लग रहा है वो देखेंगे। R12 का वो आगे हम लोग देखेंगे फिर से। तो इसमें क्या लिखा है, कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 लाइंग इन फ्री स्पेस। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 है जो फ्री स्पेस में है। लेट R1 एंड R2 बी द पोजीशन वेक्टर रेस्पेक्टिवली। R1 Q1 का पोजीशन वेक्टर है और R2 Q2 का पोजीशन वेक्टर है। यहाँ पे एक लॉ लगेगा, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, जो आप लोग को हम थोड़ा सा बता ही देते हैं। देखो जैसे ट्रायंगल के नियम के अनुसार क्या होता था कि अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, ठीक है, और यहाँ ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये हमारा सी वेक्टर है। तो अगर दो ट्रायंगल का दो साइड सेम डायरेक्शन में है और तीसरा साइड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम लोग 11th में वेक्टर में पढ़े थे कि जो दो सेम डायरेक्शन में होता है उस दोनों वेक्टर का जो सम होता है वो तीसरे के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये जो लॉ है यहाँ पे हम लोग इसको यूज करेंगे। आप लोग इसको देख लो, ये समझा दिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे R21। क्या लेंगे, R21 का कैप। तो अब देखो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग कर दो तो यूनिट वेक्टर आ जाता है, डिवाइड कर दो तो R21 वेक्टर में R21 का मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको करना क्या है, अब इसको हम लोग को करना है कि ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट है, उसमें हम लोग इसको पुट करते हैं, ठीक है ना। तो पुट दिस इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है हम लोग को, किसको, पुट दिस इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट है क्या। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे सामने यहाँ पे देख लो ऊपर है, F12 बराबर है 1/4 Q1 Q2 R21 का स्क्वायर और R21 का यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की जगह पे हम लोग को पुट करना है। तो आप देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं F12 1/4 Q1 Q2 बटा R21 कैप का होल स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर जो था R21 देख सकते हो आप लोग यहाँ, जो R21 है उस R21 की जगह पे R21 कैप वेक्टर बटा R21 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये क्या आ जाएगा, F12 बराबर 1/4 Q1 Q2 बटा, अब देखो R21 का स्क्वायर और R21 क्या हो जाएगा, R21 का क्यूब हो जाएगा इंटू R21, ठीक है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा।
आप देख सकते हो F12 1/4 यहाँ पे वैल्यू डाले थे, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्यूब हो गया और ये R21 वेक्टर हमारा आ गया। अब यहाँ देखो जरा, ये R21 वेक्टर है, यहाँ देखो R2 और R21 क्या है, एक डायरेक्शन में, तो यहाँ जो A और B एक डायरेक्शन में, दोनों को जोड़ के अपोजिट डायरेक्शन वाला आता था। तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं, यहाँ देखो फ्रॉम डायग्राम अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जिन लोगों को थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, आप लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्लास 11th में पढ़ना था, उसको आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ से हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर। क्लियर है। अब ये जो R2 वेक्टर है उसको अगर हम उधर ले जाए तो R21 वेक्टर बराबर क्या आएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो इससे पहले वाला जो इक्वेशन हमको आया था यहाँ पे, इसको हम लोग इक्वेशन 3 तक तो हो चुका है, इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब इसको पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन 4 में। ठीक है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, आइए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। पुट दिस इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हम लोग जैसे ही पुट करेंगे इसको, तो क्या आएगा हमको, F12 वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा, अब देखो R21 का क्यूब था यहाँ पे, R21 का क्यूब था, तो R21 की जगह पे क्या आ जाता है, तो R1 माइनस वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और यहाँ क्यूब था तो क्यूब हो गया, इंटू गुना था R21 वेक्टर, तो R1 माइनस R2 वेक्टर। तो ये हमारा एक एक्सटेंडेड फॉर्म वेक्टर का आ गया। ठीक है। इसी प्रकार से अब हम लोग देख लीजिए, इसमें दूसरा भी हम एक्सटेंडेड फॉर्म ला सकते हैं, और वो क्या होगा, तो आप देख सकते हो, फिर यहाँ पे सिमिलरली करके हम लोग लिखेंगे। सिमिलरली इस फिगर से आप लोग मिला लीजिएगा। हमारा जो एक बार R21 निकाले, यहाँ पर देखो आप R21 का यूनिट वेक्टर निकाल लेते ना, R21 का, आप किसका निकालेंगे, R12 का निकालेंगे। तो R12 का यूनिट वेक्टर बार क्या होगा, R12 वेक्टर, बटा में क्या होगा, R12 का मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर है। अब देखो इसको हम लोग को इक्वेशन सेकेंड में पुट करना है। आप इक्वेशन सेकेंड यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे है इक्वेशन सेकेंड आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुट दिस इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में जैसे ही पुट करेंगे तो F21 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R12 का स्क्वायर, और यहाँ देख लो, इसी की जगह ना यूनिट वेक्टर ये पुट करना है, तो R12 वेक्टर बटा R12 का मैग्नीट्यूड। इसको हम लोग लिख सकते हैं F21 वेक्टर बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा, अब देखो R12 F21 1/4πε0 Q1 Q2 R12 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे R12 बच जाएगा। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ R12 का वैल्यू पुट करना है, तो अब यहाँ से देखो R12 है, फिर देख लो यहाँ पे, यहाँ R1 और R12 क्या है, एक डायरेक्शन में। यहाँ देखो R1 और R12 क्या है, एक डायरेक्शन में। तो R1 और R12 एक डायरेक्शन में है और R2 अपोजिट डायरेक्शन में, तो ट्रायंगल लॉ लगा देंगे हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम डायग्राम, इसको इक्वेशन 5 मान लो, फ्रॉम डायग्राम अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या आएगा, तो R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा R12 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब इसको क्या करना है, तो पुट दिस इन इक्वेशन 5। अब इसको हम लोग इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो F21 का वैल्यू क्या आएगा, देख लो आप। F21 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R12 की जगह पे आएगा फिर R2 माइनस R1 वेक्टर का क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर।
तो ये हमको 2 आ गया जो कि एक्सटेंडेड फॉर्म है। अब एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो आप इसको एक्सटेंडेड फॉर्म तक भी ले जा सकते हो या आप यहाँ पे भी चाहे तो छोड़ सकते हो, है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को 1 2 बार 3 बार आप करके देखिए, क्लियर से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।